So, hello everyone. Now we will start our fourth rule. We are going to start our fourth rule of subject verb agreement. अब तक हम 3 रूल पढ़ चुके हैं, तो उसी की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं: ईच, एनी, एवरी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। तो ये बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं हमें। अब ये सब वर्ड हमने क्यों लिखे हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या जानना चाहते हैं इससे, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कई लोग इन्हें प्लूरल समझते हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब प्रत्येक। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। एवरी का मतलब क्या होता है? हर। और एवरीवन का मतलब क्या होता है? हर एक। तो यहाँ पे ये सिंगुलर ही, एक सिंगुलर पॉइंट को ही, एक सिंगुलर इंसान के बारे में ये बात कर रहे हैं ये। जैसे एनीबडी ले हम, एनीबडी क्या होता है? एनीबडी का मतलब कोई एक भी, कोई भी नहीं, कोई एक भी। तो हमें बस ये समझना है, ये जानना है कि ये सारे वर्ड सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अभी समझेंगे आगे कि ये सिंगुलर है तो इससे क्या बात पता चलेगी हमें, ये अभी क्लैरिटी हो जाएगी हमें जब हम एग्जांपल देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें बस ये समझना है कि ये सब सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। ईच, ईच लगता है सुनने में ऐसे प्लूरल है, नहीं है। ईच का मतलब प्रत्येक। एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब हर कोई, हर जो भी है। एनीवन, एनीवन लेते हैं, एनीवन एक एग्जांपल। एनीवन का अगर एग्जांपल लें, एनीवन का हिंदी में मतलब क्या होता है? एनीवन का मतलब होता है कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक हो सकता है। तो ये सब वर्ड सिंगुलर होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये याद कैसे करेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब वर्ड सिंगुलर हैं? तो चलो सिंगुलर है, हमें पता चल गया ये सिंगुलर है। इनका हिंदी में मतलब जाना, तो ये सिंगुलर मिल गया हमें, तो ये सिंगुलर है। हम इनको याद कैसे करें? तो याद करने का भी तरीका बहुत आसान है। तो जो हम फर्स्ट कॉलम देखें तो वहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ईच, एनी एंड एवरी। तो 3 वर्ड तो याद कर ही सकते हैं हम। तो वो 3 वर्ड क्या होंगे? ईच, एनी और एवरी। तो ये याद हो गया हमें। अब बाकी कैसे याद करें? अब बाकी में कॉमन चीज़ें देखो, यहाँ पे हमारे पास वन कॉमन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, और यहाँ पे तो वन है ही। तो जिस भी सब वर्ड में हमें वन दिख जाए वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सेकंड वाले थर्ड कॉलम में देखते हैं। थर्ड वाले में हमारे पास बॉडी दिख रहा है, यहाँ भी बॉडी है, यहाँ भी बॉडी है, और यहाँ भी बॉडी है। और जहाँ पे हमें बॉडी दिख जाए तो वो भी सिंगुलर होगा। तो हमें इतने सारे वर्ड याद हो जाएंगे, और हमें सिर्फ ये 3 वर्ड याद करने हैं, ईच, एनी, एवरी। बाकी के लिए हमारे पास है वन और बॉडी। ये 2 चीज़ याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड सिंगुलर मानेंगे हम। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि हम सिंगुलर की बात कर क्यों रहेंगी। ये सब वर्ड सिंगुलर हैं तो अब करें क्या आगे? तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लेते हैं ईच ऑफ अस डैश रेडी टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल भी ले लें। सेकंड एग्जाम्पल होगा हमारा वन ऑफ माई रिलेटिव्स डैश गॉन अब्रॉड। तो अब समझते हैं इनको। तो फर्स्ट सेंटेंस देखें हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ अस डैश रेडी टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है वो देखो। यहाँ पे बात हो रही है ईच की, मतलब सब। ईच का मतलब प्रत्येक की। तो ईच हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ओनर ऑफ द सेंटेंस है हमारा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या बोलता है?
कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और अभी हमने पढ़ा कि जो ईच वर्ड है ये वो क्या होता है, जो ईच वर्ड है, ईच जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर होता है। अभी हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, वहाँ पे था ना ईच, ये हमारे पास ये रहा ईच, ये ईच ये सिंगुलर था हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर, तो ईच हमारे पास सिंगुलर है। तो अगर ईच हमारे पास सिंगुलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ईच हमारे पास सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज़। सो ईच ऑफ अस इज़ रेडी टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। लोगों को अजीब लग रहा होगा ये कि ईच है मतलब प्लूरल है, ये तो प्लूरल टाइप बात हो गई है, ईच मतलब सब हो गया। नहीं, प्रत्येक मतलब सब एक, एक जो होता है सिंगुलर होता है ये, तो ईच का मतलब सिंगुलर होता है, ये बात हमें समझनी होगी। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, तो सेकेंड में हम देखें लिखा है वन ऑफ द रिलेटिव्स डैश हैव गॉन अब्रॉड। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रिलेटिव सब्जेक्ट है। या वन ऑफ माई रिलेटिव मतलब मेरे रिश्तेदार में से कोई एक, वन की बात कर रहे हैं ना, तो वन यहाँ पे है हमारे पास, कोई एक की बात कर रहा है। रिलेटिव्स यहाँ तो जो नाउन है हमारा, ये जो नाउन है रिलेटिव नाउन है, तो ये जो नाउन है हमारा क्या है, नाउन हमारा प्लूरल है। तो सोचेंगे लोग यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आनी चाहिए, पर हमने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है हमारा वन, क्योंकि वन की बात कर रहे हैं ना, वन ऑफ द रिलेटिव, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा वन आ गया। और जो वन है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, वो है हमारे पास सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वन ऑफ माई रिलेटिव्स हैज़ गॉन अब्रॉड। और एक रूल भी होता है यहाँ पे कि जब भी हम वन, ये ईच और जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, जब वो लगाते हैं ना हम, तो उसके आगे जो नाउन होता है ना वो प्लूरल होता है हमेशा। ये हम नाउन में पढ़ेंगे रूल, अभी बस एक बता दिया कि अभी सेंटेंस लिखा है तो उसमें कुछ अजीब ना लगे, तो ये ऐसा रूल ही है कि नाउन हमारा प्लूरल होगा जब भी हम उन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो लास्ट एग्जांपल हम लें तो हम लेते हैं एनीबडी। एनीबडी वर्ड का यूज़ करते हैं हम, एनीबडी। एनीबडी का एग्जांपल हम ले या नहीं ले, एनीवन ले लेते हैं। चलिए एनीबडी तो शायद आप समझ ही जाएंगे, एनीवन ले लेते हैं। सो एनीवन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ होगा यहाँ पे क्योंकि नाउन प्लूरल आता है एनीवन के साथ, वो नाउन में पढ़ेंगे, अभी उस पर ध्यान नहीं देना हमें, हमें बस बता रहे हैं अभी। डैश द राइट, वन ऑफ द एम्प्लॉय डैश द राइट। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो किसकी बात कर रहा है, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉय, किसी भी एक एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एनी वन वर्ड आ गया ना हमारा, जो स्पेशल वर्ड हमने डिस्कस किए थे। हमने कैसे याद किया था एनी वन को, ये जो वन लिखा हुआ है इससे, तो हमारा स्पेशल वर्ड दिख गया हमें। और अगर स्पेशल वर्ड हमें दिख गया है जो कि सिंगुलर होता है, तो हमारी वर्ब क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैज़ द राइट, मतलब कोई भी राइट हो सकता है, हमने बस सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है। तो इस तरह हमने ये वाली चीज़ें समझ ली और याद करने की ट्रिक भी देख ली थी कि ईच एनी एंड एवरी याद करो, बाकी सब में वन और बॉडी आता है तो वो तो समझ ही जाएंगे हम। तो इससे हमने एक स्पेशल वर्ड्स की कैटेगरी का रूल, जो फोर्थ रूल था, वो समझ लिया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रूल की। फिफ्थ रूल भी एक कैटेगरी का ही रूल है, उसमें भी हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उन वर्ड्स को हमें समझना है कि जो वर्ड्स हैं ये कैसे हैं। तो वर्ड्स लिख लेते हैं सबसे पहले हम, सम, ऑल, नन, पार्ट, majority, remainder, percentage,
फ्रैक्शन, हाँ और कोई वर्ड हो, हाँ मोस्ट, एंड लास्ट रेस्ट। तो ये सब वर्ड में हमें क्या दिखेगा, ये फिफ्थ रूल की बात कर रहे हैं अब हम। इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कुछ, अब उन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये सबसे पहले वर्ड्स क्या हैं, सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी। इसमें क्या पता चल रहा है हमें, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये सब नॉन डिसेसिव वर्ड्स हैं। मतलब हम कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते, जैसे सम, ऑल, नन, मतलब कुछ क्वांटिटी हम पर्टिकुलर बोल नहीं सकते कि इतना है। हम बोल रहे हैं कि सम है, कुछ है, पार्ट है, इसका मेजॉरिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर नहीं ला सकते हम। तो ये नॉन डिसेसिव वर्ड्स हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों तरह ही बिहेव करते हैं ये। तो ये डिपेंड करेगा आगे वाले नाउन पे कि वर्ब कैसी होगी, इसलिए हम ये समझ रहे हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, ये तो सिंगुलर भी हैं या प्लूरल भी हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ये नॉन डिसेसिव वर्ड है, इसलिए ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल में से। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जब ये वर्ड आ जाए तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें, तो वो हमें पता चलेगा नाउन से जो आएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। तो हम एग्जांपल लिखें, सम से ही ले लेते हैं एग्जांपल एक। तो सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश लेफ्ट। और क्या लिखे हैं एग्जांपल में हम, ऑल से भी ले लेते हैं एग्जांपल। ऑल ऑफ द टीम डैश प्लेड वेल। अब देख लेते हैं, समझते हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं वो आखिरकार। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश लेफ्ट। हमें क्या दिख रहा है, हमें एक स्पेशल वर्ड जो सम होता है वो दिख रहा है, जो कि एक नॉन डिसेसिव वर्ड है, जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो हमें चेक करना है यहाँ पे नाउन क्या है। सबसे पहले सम दिख जाए ना तो हम चेक करेंगे नाउन कहाँ है। तो हम नाउन ढूंढते हैं, यहाँ पे दिखेगा सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ये हमें नाउन दिख गया हमारा, पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा है। तो नाउन बेसिकली क्या होता है, नेमिंग ही होता है। और आगे हम ही पढ़ेंगे नाउन के बारे में, तो नाउन कैसे हम पहचानेंगे, किस किस टाइप के नाउन होते हैं। हमें थोड़ा आइडिया लिया इंट्रो में कि नाउन होता क्या है। तो हमें पता है कि पार्टिसिपेंट्स नाउन है। अब ये जो नाउन है हमारे पास, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पार्टिसिपेंट्स, एक पार्टिसिपेंट नहीं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, तो ये क्या होगा हमारे पास, प्लूरल आ जाएगा। और अगर हमारे पास नाउन हमारा प्लूरल आ गया और हमारे पास सम एक स्पेशल वर्ड दे रखा है यहाँ, तो जो हमारी वर्ब है वो नाउन डिसाइड करता है ना। तो जो नाउन अगर प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो भी हमारी प्लूरल आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे हैव। सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव लेफ्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है ऑल ऑफ द टीम डैश प्लेड वेल। सारी की सारी टीम डैश अच्छा खेली। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक स्पेशल वर्ड यूज़ हो रहा है, और वो कौन सा स्पेशल वर्ड है हमारे पास, वो स्पेशल वर्ड है हमारे पास ऑल। स्पेशल वर्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो स्पेशल वर्ड अगर हमें दिख गया तो हमें क्या ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। अब ऑल ऑफ द टीम डैश प्लेड वेल, नाउन क्या है इसमें, नाउन हमें दिख गया, टीम एक नाउन है। और ये जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो हमें दिख रहा है टीम, एक ही टीम की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो नाउन हमारे पास सिंगुलर आ गया, तो जो हमारी वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल ऑफ द टीम हैज़ प्लेड वेल। तो बस हमें बस समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मेन रूल है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और कुछ स्पेशल वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए रूल वाइज, हम 5 रूल पढ़ चुके हैं इसके, ये 5th रूल ही चल रहा है। हमने 4th रूल में जो वर्ड्स पढ़े थे वो तो याद हो ही गया हमें, तो 5th रूल के थोड़े बहुत वर्ड्स ये याद करने हैं, नॉन डिसेसिव वर्ड्स हैं जो हम समझ भी जाएंगे कि जैसे सम है, ऑल है, नन है, पार्ट है, ये थोड़ा समझ पा रहे हैं कि डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या नंबर है, तो नॉन डिसेसिव वर्ड्स है ये। तो उस तरह जब भी हमें स्पेशल वर्ड्स दिख जाएँ 5th वाले जो रूल में ये सब लिखे हैं, तब हम नाउन ढूंढ लेंगे। और नाउन ढूंढने के बाद तो हमें पता ही है कि हमें क्या करना है, जो ऐसा नाउन वैसी वर्ब आ जाएगी हमारे पास। तो अगर हम एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो थोड़ा और क्लियर होगी अंडरस्टैंडिंग। हम लिखते हैं फ्रैक्शन, देखो एक फ्रैक्शन भी है ना यहाँ में, इसी फ्रैक्शन से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं 1/3 ऑफ द states of India dash under poverty। अब हमें यहाँ पे स्पेशल वर्ड तो दिख रहा है, फ्रैक्शन स्पेशल वर्ड है हमारा एक, तो 1/3 हमारा यहाँ स्पेशल वर्ड दिख गया हमें। अगर हमें स्पेशल वर्ड दिख गया तो हमें क्या करना है, अब हमें नाउन ढूंढना है कि नाउन क्या है। अब यहाँ पे हमें दिखेगा कि हम क्या बात कर रहे थे, क्यों स्पेशल एग्जाम्पल है ये। तो 1/3 ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया डैश अंडर पॉवर्टी, तो यहाँ पे हमें नाउन दिख रहा है स्टेट्स और एक इंडिया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास नाउन है। और सिंगुलर प्लूरल भी देख लेते हैं, तो जो स्टेट्स है हमारा क्या है, स्टेट्स हमारा प्लूरल है, और इंडिया क्या है हमारे पास, इंडिया हमारा सिंगुलर है। तो हमें 2 नाउन देंगे, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, और हमारे पास एक स्पेशल वर्ड 1/3 भी है जो फ्रैक्शन होता है। तो अब हम वर्ब किससे डिसाइड करें, यहाँ पे 2 नाउन है और एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा। तो जब भी हमारे पास 2 नाउन दिख जाए तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जब भी 2 नाउन दिख जाए तो जो फर्स्ट नाउन है, फर्स्ट नाउन मतलब जो पास में है स्पेशल वर्ड के, ये जो स्पेशल वर्ड है इसके पास कौन सा नाउन है, स्टेट्स ज़्यादा पास है इसके या इंडिया पास है, तो 1/3 के पास स्टेट्स ज़्यादा है, 1/3 के पास है ना स्टेट्स, तो ये स्टेट डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। तो जो स्टेट्स नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आर। सो 1/3 ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर अंडर पॉवर्टी। तो इस तरह हम समझ लिया कि ये कैसे जो स्पेशल वर्ड्स हैं इतने सारे, उनसे कैसे वर्ब वो जब सेंटेंस में आ जाएं तो हम वर्ब कैसे लाते हैं। तो 5th रूल भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम 6th की तरफ देखते हैं, 6th रूल जो है वो क्या कहता है हमें। तो 6th हमने जब आइदर और नाइदर और पढ़ा था ना, तो उससे थोड़ा रिलेट ले लेते हैं इसे हम। तो 6th हम ले लेते हैं आइदर और नाइदर। ये वो सेम रूल नहीं है जो हमने आइदर और नाइदर और के केस में पढ़ा था कि जो नाउन वर्ब के पास होगा उससे हम डिसाइड कर लेंगे, नहीं, ये आइदर और नाइदर है बस, यहाँ पे और कुछ नहीं है, और नॉर कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आइदर और नाइदर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आइडिया लेना होगा कि जब भी आइदर या फिर नाइदर जब भी अकेला यूज़ हो, मतलब आइदर और नाइदर नॉर ना हो, सिर्फ आइदर ही हो सेंटेंस में, तो वो दर्शाता है कि वो सिर्फ एक की बात कर रहा है। नाइदर भी सिर्फ एक की बात कर रहा है जब अकेला यूज़ हो और नॉर कुछ ना हो। तो अकेला यूज़ कर रहा है तो हम समझ रहे हैं कि कहाँ जा रही है बात, तो अकेला यूज़ कर रहा है तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो जब भी हमें आइदर नाइदर दिख जाए ना, अकेले दिख जाए और नॉर कुछ ना दिखे, तो आंख बंद करके हमें जो वर्ब है वो क्या करनी है, सिंगुलर करनी है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लें, आइदर
of the two countries dash to stop the war. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नाइदर से ले लेते हैं. सो नाइदर of the two contestants dash prepared. तो अब हम बात करते हैं इनकी. तो फर्स्ट एग्जांपल लें हम, आइदर ऑफ द टू कंट्रीज डैश टू स्टॉप द वॉर. हमने क्या करा, आइदर दिख गया हमें. आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, मतलब एक की ही बात कर रहा है ना, तो एक की ही बात कर रहा है तो क्या होगा, आइदर. आइदर हमारा सिंगुलर होगा. तो एक की ही बात कर रहा है तो जो हमारी वर्ब है वो क्या आएगी, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी. तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैज़. सो आइदर ऑफ द टू कंट्रीज हैज़ टू स्टॉप द वॉर. मतलब दोनों में से किसी एक कंट्री को, मतलब दो कंट्री हैं लेकिन हम दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक कंट्री को वॉर रोकनी पड़ेगी. उसी तरह नाइदर, नाइदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं. नाइदर का मतलब ये होता है. तो मतलब ये भी एक की ही बात कर रहा है, नाइदर जो है हमारे पास. तो नाइदर भी क्या हो गया हमारे पास, सिंगुलर हो गया. तो नाइदर ऑफ द टू कंटेस्टेंट मतलब इन दोनों में से कोई एक भी कंटेस्टेंट नहीं, डैश प्रिपेयर. तो यहाँ से वर्ब क्या आएगी हमारे पास, सिंगुलर वर्ब आएगी. तो वॉज प्रिपेयर. क्योंकि जब भी हम आइदर नाइदर दिख जाए ना, और किसी भी, एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो सबसे पहले अभी हम ये जान लेते हैं कि जब भी आइदर नाइदर दिख जाए ना, वर्ब क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी. और जो आइदर नाइदर है ना, सेकंड पॉइंट, उसमें हमें जानना होगा कि जो आइदर नाइदर है ना वो अकेले ही यूज़ होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब ऑलवेज आएगी. लेकिन ये हमेशा दो के बीच में होते हैं. मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, टू कंट्रीज़, टू कंटेस्टेंट्स. तो आइदर नाइदर जो वर्ड है, ये जो स्पेशलिटी दिखा रहे हैं कि आइदर नाइदर जहाँ भी आ जाए वहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. तो वो स्पेशलिटी वहीं दिखेगी जहाँ पे हम दो क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं. यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे दो कंटेस्टेंट हैं. लेकिन हम जब दो से ज़्यादा की बात करेंगे ना, तब आइदर नाइदर का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम लिखते हैं आइदर ऑफ द प्लेयर्स in the teams dash not worked hard. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, जब पेपर में हमारे पास ऐसा सेंटेंस आएगा तो हमें यहाँ पे आइदर दिख रहा है, आइदर दिख रहा है, तो आइदर का मतलब तो हमें बताया था कि सिंगुलर होता है. तो सिंगुलर होता है तो यहाँ भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हमारे पास. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम हैज़ नॉट वर्कड हार्ड. पर ये गलत होता है. मतलब वर्ब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइदर जो है ना ये गलत है. क्योंकि आइदर नाइदर जो है ना, वो जब दो चीज़ों की बात हो रही है तभी लिख सकते हैं. क्योंकि आइदर का मतलब क्या होता है, कोई एक भी, उन दोनों में से कोई एक भी. तो मतलब कंपैरिजन दो के बीच में ही हो पाता है जब भी हम आइदर लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, आइदर ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब दो से ज़्यादा है, इन द टीम्स, आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम मतलब दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे आइदर नहीं लिखेंगे हम. तो यहाँ एरर वाले पार्ट में कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में, जैसे हम लिख देंगे आइदर ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम्स हैज़ नॉट वर्कड हार्ड. अब एरर बताओ, तो एरर हमारा यहाँ आइदर पे होगा. आइदर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, हमने पढ़ा हुआ है वो वर्ड. हमने क्या पढ़ा था कि एनी, वन, ईच, वो सब पढ़े थे. तो यहाँ लिख सकते हैं हम एनी ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम्स हैज़ नॉट वर्कड हार्ड.
और एनी के साथ तो हमें पता ही है सिंगुलर ही आती है वर्ब। तो आइदर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा दो के साथ ही यूज़ होते हैं। जैसे टू पार्टीज, टू कंटेस्टेंट्स, टू टीम, ऐसे प्लेयर्स इन द टीम, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लेयर्स, वहाँ पे आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो आइदर नाइदर का जो कॉन्सेप्ट है वो दो के कंपैरिजन में लगता है। तो ये हमारा 6th रूल हो गया। अब हमने 6 रूल कर लिए हैं, तो इस बार 3 रूल कर लिए हमने। अब हम नेक्स्ट में थोड़े और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और डीप जाके और अपनी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग टू